आज हम 3 चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं। सेल्स में अगर देखा जाए तो 3 मेन एस्पेक्ट आते हैं। पहला एस्पेक्ट है लीड जनरेशंस, इंक्वायरी। दूसरा एस्पेक्ट है कन्वर्जन्स, कन्वर्टिंग दैट लीड्स टू कोटेशंस और ऑर्डर्स, एंड द थर्ड एस्पेक्ट है एवरेज सेल्स प्राइस बढ़ाइए। सेल्स बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? 3 चीज करनी पड़ेगी। ज्यादा इंक्वायरी ले आओ, ज्यादा कन्वर्जन ले आओ, जितना कन्वर्जन आया है उसका एएसपी बढ़ा दीजिए तो सेल्स बढ़ जाएगा। वर्ल्ड में जितने भी सेल्स होते हैं उसमें इसके ऊपर का कोई सेल्स ही नहीं है। अभी इसकी जो मेथड है, ये मेथड में हम आज बहुत सारी चीज सीखने वाले हैं। यहाँ पे लीड जनरेशन से पहले शुरुआत करते हैं कि लीड जनरेशन के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजीज क्या हो सकती है और किस तरह से हम लीड जनरेट कर पाएंगे। लीड से पहले एक शब्द आता है प्रोस्पेक्टिंग। हाउ मेनी ऑफ यू नो द प्रोस्पेक्टिंग वर्ड? व्हाट इज प्रोस्पेक्टिंग? Prospecting is about identifying the new clients or the new application and the new market. That is Okay, prospecting. that is prospecting. कितने लोगों को प्रोस्पेक्टिंग पता है? Raise your hands. प्रोस्पेक्ट बहुत सारे मीथ है। सेल्स मुझे आप बताइए, बहुत सारे डीलर या बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस का भी ऐसा मानना रहा है कि जितने कस्टमर्स हैं ना, उतने को अगर हम अच्छी सर्विस देंगे तो हमारा सेल्स बढ़ेगा, है या ना? जो हैं उसी को पहुंच नहीं पा रहे तो नई लीड लाके क्या करें? जितनी प्रोडक्ट है उतनी प्रोडक्ट हम एंड यूजर तक नहीं पहुंच पा रहे तो क्या करें? अगर हम हमारी सर्विस सुधार ले तो सेल्स वैसे ही बढ़ जाएगा। एग्री और डिसएग्री? एंड दीज आर परफेक्ट एक्सक्यूजेस for not generating great leads or prospecting. Majority organizations में ये सोच बन चुकी है because of the nature of the business, because of the data analytics, कि अगर हम इसके अलावा कुछ और कर ले तो भी हमारा बिजनेस बढ़ जाएगा। लेकिन every time you need to have a better market, और मार्केट करने के लिए जो कुछ मिथ्स हैं उसको अगर हम देखेंगे तो यहाँ से मिथ्स की शुरुआत होती है। पहला आएगा वन एंड ऑल। एक बार कॉल किया और प्रोस्पेक्ट आपके साथ काम करना शुरू कर देगा क्या? नहीं, तो क्या करना पड़ेगा? एक बार कॉल से कुछ काम होते हैं? सो कंसिस्टेंसी और इंटेंसिटी, व्हाट वर्क्स? कंसिस्टेंसी। हाउ कंसिस्टेंट यू आर विथ रिस्पेक्ट टू ईच फॉलो अप? हाउ मेनी टाइम्स यू चेज योर क्लाइंट्स? हाउ मेनी टाइम यू डिस्कस हाउ मेनी टाइम यू फॉलो अप विद देम रिगरसली एंड स्टिल नॉट हर्टिंग द क्लाइंट्स? उतना फॉलोअप नहीं करते कि उनको परेशानी हो जाए, लेकिन वन एंड डन कभी होता नहीं है। हमारे पास जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस है, हम मेजोरिटी बार ये करते हैं कि अगर हम मान लीजिए कॉल कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो वी से एक बार कॉल किया, फिर वी डोंट नो, शायद हम चेस करेंगे, शायद हम छोड़ देते हैं, शायद हम भूल जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, शायद हम याद नहीं रहता। तो पहली चीज है वन and done. It is not going to work for you. Second जो है, if I take care of my prospects or my existing customers, still I will increase my sales. कितने लोग एग्री कर रहे हैं? अगर मैं मेरे सिर्फ जो कस्टमर्स है ना उसको अच्छे से ख्याल रखूंगा तो मेरा सेल्स बढ़ जाएगा, हाँ या ना? कुछ तो बढ़ेगा। डज इट मीन कि लीड जनरेशन नहीं करनी चाहिए? करनी ही चाहिए। तो अगर आप अपने कस्टमर्स का ध्यान रखें, उससे सेल्स बढ़ता है, बढ़ने दीजिए, लेकिन आपको नई लीड की हमेशा जरूरत रहेगी। We make things lot without having a prospects. हमने कभी प्रोस्पेक्टिंग किया ही नहीं। हमारा तो ब्रांड इमेज ही इतना अच्छा है कि लोग हमें सामने से अप्रोच करते हैं। हमारा रेफरल बिजनेस बहुत ज्यादा है, मार्केट में हमारा नाम भी बहुत अच्छा है। डज इट मीन कि आपको इंक्वायरी जनरेट नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। अगर आपका नाम अच्छा है, अच्छा सेल्स आ रहा है, आप अपने टारगेट्स को अचीव कर रहे हैं, ग्रेट। इट डजंट मीन कि आप जो बाकी का जो लीड जनरेशन है वो ना करें। ऑर्गेनाइजेशंस में थॉट प्रोसेस ऐसे बन जाते हैं कि हमारा सेल्स हो रहा है, हमें रेफरेंस मिल रहा है, हमारा टारगेट अचीव हो रहा है, तो हम लीड जनरेशन के ऊपर इतना ध्यान नहीं देते हैं जितना ध्यान हमें देना चाहिए। अगर हम अच्छी सर्विसेज देंगे तो सेल्स बढ़ेगा, हाँ या ना? डज इट मीन कि हमें इंक्वायरी नहीं जनरेट करनी चाहिए? नो। सो हमारा सर्विस अच्छा है, सेल्स बढ़ेगा, वेलकम। लेकिन इट डजंट मीन कि हमें इंक्वायरी जनरेट नहीं करनी चाहिए। और कुछ भी कर लीजिए, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज अ बॉर्न सेल्स पीपल। ये हम नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज हमें हमेशा ऐसा बताती है
ये ऐसा तो है ना, जो बहुत पुराने खिलाड़ी है ना, जो अच्छे सेल्समैन रह चुके हैं, नेचुरली अच्छे सेल्समैन होते हैं, वो ही ऐसा कर सकते हैं। हमने अपने आप को अपनी जिंदगी में कभी ना कभी बेचा है। एग्री और डिसएग्री? कब बेचा था? सॉरी, आपने अपने आप को कब बेचा था? हर बार। और सबसे अच्छा सेल्स कौन सा था? सॉरी, नहीं, सबसे अच्छा सेल्स कौन सा था? हाँ, थैंक यू। तब आपने अपने आप को बेचा था। आपकी जब शादी हुई होगी, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो अभी आप मार्केट में प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, राइट? तो ये जो चीज है, ये है, पहला है मीथ ऑफ प्रोस्पेक्टिंग। क्या प्रोस्पेक्टिंग में किस तरह से आगे बढ़ेंगे? तो प्रोस्पेक्टिंग जो है ना, यहाँ पे ये मीथ पकड़ के मत बैठिएगा कि आई अंडरस्टैंड यू मे हैव अ ग्रेट सर्विसेज, योर ब्रांड नेम इज गुड, योर ऑर्गेनाइजेशन इज गुड, योर प्रोडक्ट आर एक्सेप्शनल। इट डजंट मीन कि आपको नए इंक्वायरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको हर बार नए इंक्वायरी की जरूरत पड़े। लीड कैसे जनरेट करें? और सेल्समैन को कुछ एक चीज निग्लेक्ट करके सेल्स करने के लिए जाना चाहिए। कैसी चीज है ये? 7 चीज है ना, इसे समझ लीजिएगा और इसके बारे में कंपनी में कंप्लेंट मत करना। मैं इंप्रूवमेंट नहीं करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये लेके सेल्स को स्टैग्नेंट मत बना देना। पहली चीज, इग्नोर द नेगेटिव। पूरी ऑर्गेनाइजेशंस में, आपकी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर की या सनटेक की, हर एक ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं। इग्नोर दोस नेगेटिव्स। मेजॉरिटी ऑफ द इंडस्ट्रीज हैव अ concerns with respect to sales, services, branding, delivery। कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता है, कोई जवाब नहीं देता है, ऐसे बहुत सारे कंसर्न होंगे। जब आप सेल्स, और ये है, ये इवॉल्विंग है, इंप्रूवमेंट होता रहता है और आगे बढ़ते रहते हैं। इंप्रूवमेंट होना बहुत जरूरी है, लेकिन जब आप सेल्स में जाते हैं तब आपको ये वाकया दिमाग में रख के मत जाइए, इससे सेल्स होता नहीं। एग्जाम्पल ले रहे हैं, one of the company who is manufacturing valves, the deliveries are delayed by 2-3 months। 3 महीना डिलीवरी डिले हो जाती है। कस्टमर सेल्स के बंदों को हमेशा डांटता रहता है कि यार तुम लोग डिलीवरी नहीं कर पाते हो। तो नेक्स्ट टाइम जब कस्टमर्स के पास सेल्समैन जाता है तो उनको क्या फील होता है कि अभी वापस वो पिछली वाली डिलीवरी जो लेट हुई थी इसको लेके हमें कुछ सुनाएगा, है ना? और ये कंप्लेन होती थी कि सर डिलीवरी तो टाइम पे होती नहीं है, हम नया ऑर्डर लाएंगे तो क्या हो जाएगा। एंड देन सेल्समैन हैव अ माइंडसेट। यहाँ पे मैंने उनको ऐसा बताया नहीं, समझाया, ऐसा कह सकते हैं। आई एम नॉट द ऑफ द ओपिनियन कि डिलीवरी लेट होनी चाहिए थी। आई एम ऑफ द ओपिनियन कि वो सेल्स में जाते हैं तब इसको निग्लेक्ट करके जाइए। मैंने उनको बताया कि एक डॉक्टर के पास 3 महीने के बाद अपॉइंटमेंट मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं? अच्छा डॉक्टर या बुरा डॉक्टर? बढ़िया डॉक्टर। अच्छा, वहां पे जाने के बाद 12 बजे की अपॉइंटमेंट थी, लेकिन 5 बजे तक बैठा रहना पड़ा, तो हम क्या कहते हैं? बैठना पड़ेगा यार, डॉक्टर बहुत बढ़िया है। अभी यही चीज अगर हम इंडस्ट्रीज में सोचे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, सही बात, वो नीड्स अलग है, वहां पे हमारी जान पे बनी है, तो शायद वो 2 दिन बिठा के रखेगा तो भी हम बैठेंगे। यहाँ पे नहीं है, मार्केट भी अलग है और मार्केट में वो कस्टमर हमारे साथ टिकेगा भी। लेकिन मगर अगर मैं ये माइंडसेट लेके जाऊंगा तो क्या होगा? मेरा सेल्स होगा? नहीं होगा। कंपनी में बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे, कोई भी वर्ल्ड की कोई कंपनी ऐसी नहीं है जो बिना प्रॉब्लम के चलती है। ये आप किस तरह से सेल्स करना चाहते हैं और आपका कंपनी का मॉडल किस तरह से बना हुआ है, इसके ऊपर डिपेंड है। काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस डिलीवरी को कॉम्पीट करते हैं। ये हम ब्रांडिंग के प्रोजेक्ट में देखेंगे कि आप डिलीवरी पे कॉम्पीट करना चाहते हैं, प्राइस पे कॉम्पीट करना चाहते हैं, टेक्निकल पैरामीटर्स के ऊपर कॉम्पीट करना चाहते हैं, और कौन से पैरामीटर्स पे कॉम्पीट करना चाहते हैं। कुछ एक जगह पे डिलीवरी के ऊपर कॉम्पीट कर सकते हैं, कुछ एक जगह पे वहां नहीं कर सकते। मेरा मुद्दा ये था कि जो नेगेटिव पॉइंट्स है ना कंपनी में, ये नेगेटिव पॉइंट्स लेके हम सेल्स नहीं कर सकते। उसे आप एक बार साइड पे रख के जाइए। कंपनी में लड़ लीजिए, लड़ने के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूं, कंपनी में सुधार होना ही चाहिए। लेकिन मेरा मुद्दा यह है कि अगर ये चीज हम पकड़ के बैठेंगे, बहुत सारी कंपनी की प्रोडक्ट क्वालिटी ही पुअर रहती है, तो सेल्समैन क्या कहता है? सर प्रोडक्ट क्वालिटी बेकार है। अच्छा, कोई सेल्समैन अच्छी क्वालिटी है तो क्या कहता? सर इतनी महंगी है,
सर मार्केट में इसकी जरूरत ही नहीं है, ये बिकता ही नहीं है, थोड़ा सस्ता कर दीजिए। अच्छा, कोई एक और सेल्समैन एक और रीजन से आएगा, वो ये कहता है कि सर प्रोडक्ट क्वालिटी तो बढ़िया ही चाहिए, डिलीवरी भी बढ़िया चाहिए, लेकिन सर आप जिस तरह से सर्व कर रहे हैं ना वो मेथड नहीं चलेगा। कुल मिला के कहीं ना कहीं हम नेगेटिव थॉट प्रोसेस को लेके चलते हैं। जब आप सेल्स में कस्टमर के साथ बैठते हैं ना, ये नेगेटिव जो है ना, इसको साइड पे रख के चलिएगा। अगर आप नेगेटिव को पकड़ के चलेंगे तो वर्ल्ड में कभी भी सेल्स होने वाला नहीं। आइडिया आया? आप जब शादी करने गए थे ना, तो आपके घर में भी 5 ऐसे नुक्स थे जो शायद अच्छे नहीं होंगे, लेकिन जब हम प्रपोज कर रहे हैं किसी को तो हम वो नेगेटिव चीजों को बाइफरगेट कर देते, वहां पे उनको छोड़ देते ताकि वो हमें इंपैक्ट ना दे। और सेल्स में जितनी बार रिजेक्शंस आता है ना, तो रिजेक्शंस का इंपैक्ट सेल्स पे होता है, हमारे दिमाग पे भी होता है, और ये साइकोलॉजिकल बहुत इफेक्ट करता है हमको। अगर ये इफेक्ट हमें नलीफाई कर देनी है तो सेल्स में कभी भी जाए तो नेगेटिव चीजों को लेके ना जाए। आपके पास आपकी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो भी होगा नेगेटिव पॉइंट्स, इसको साइड ट्रैक कर दीजिए। इसका कोई डिस्कशन ड्यूरिंग सेल्स मत कीजिएगा। सेल्स के बाद आप मैनेजमेंट से लड़ लीजिए, टीम मेंबर के साथ झगड़ा कर लीजिए, ये सब जायज चीज है। इसमें इंप्रूवमेंट होना चाहिए, ये भी इतनी ही पक्की बात है कि इंप्रूवमेंट होना ही चाहिए। बिना इंप्रूवमेंट के इंडस्ट्रीज में कुछ आगे बढ़ने वाला नहीं है। सेकेंड पॉइंट जो है, मोटिवेटेड लोगों के साथ रहे। आपके साथ उठने बैठने वाले लोग कैसे? इफ दे आर लो प्रोफाइल मेंटली, मैं फाइनेंशियल बात नहीं कर रहा हूं, इफ दे आर कंप्लेंट बॉक्स, रोना रोते रहते, तो माहौल क्या बनेगा? नेगेटिव। एक हमारे क्लाइंट है जिन्होंने बॉम्बे में एक अच्छा फाइनेंस का कोर्स करने गए थे। कोर्स करने से पहले हमने टारगेट लिया था कि हम 100 करोड़ का टर्नओवर ये साल कर लेंगे। उन्होंने फाइनेंस का कोर्स किया, फिर उन्होंने कहा कि नीरव बहुत इश्यू है यार, अभी तो इकोनॉमी बहुत डाउन है, हम ये साल एक्सपेंशन नहीं करेंगे। ऐसा क्या हो गया होगा वो सेमिनार में? तो जो न लेने वाली चीजें थी वो उन्होंने ले ली, तो वहां पे इकोनॉमी की बात हो गई। तो मैंने कहा कि सर आपको कितना टारगेट करना है? आपकी इंडस्ट्रीज का मार्केट साइज 6000 करोड़ है, आपको 20 करोड़ का सेल्स ज्यादा करना है। 6000 करोड़ में से 20 करोड़ नहीं मिलेंगे। बोले नहीं, मुश्किल लग रहा है, इकोनॉमी डाउन है, इंडिया का इकोनॉमी डाउन है, अभी 20 करोड़ के लिए क्या इकोनॉमी की बात कर रहे हैं? बट दिस इज हाउ द थॉट प्रोसेस चेंज। तो आप कैसे लोगों के साथ बैठते हैं, दैट मेक सेंस ऑन दैट। अगर तीसरी बात देखेंगे, सिंपली लुक फॉर द पॉजिटिव थिंग्स। जो चीज कर रहे हैं इसमें पॉजिटिव क्या है? हर एक चीज में नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव अगर आप देखेंगे तो नेगेटिव को आप अच्छे से नजरअंदाज कर पाएंगे टू हैव अ बेटर सेल्स। अगर आप देखेंगे कि जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है ना, उसकी आप बात ना करें। आप ये सेमिनार में आ रहे थे, आप जल्दी ही निकले थे, ट्रैफिक को मद्देनजर रखते हुए निकले थे, लेकिन कहीं पे हैphazard ट्रैफिक हो गया and you are delayed by 30 minutes. Is it in your control? Last day my flight was late by 5 hours. Is it in my control? I was supposed to be here by 10:30. I was here by around 2:30. Can I control on that? No. जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है ना, उसके बारे में चिंता ना करें। जो चीज आपके कंट्रोल में है उसके बारे में चिंता करें। आप क्या कर सकते थे, वो 5 घंटे का यूटिलाइजेशन आप कैसे कर पाएंगे, वो आपके कंट्रोल में था। आप किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, वो आपके कंट्रोल में था। आप वहां पे रेस्ट ले सकते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम बना सकते हैं, कोई डिस्कशंस के मुद्दे बना सकते हैं, वो आपके कंट्रोल में है। तो आपके कंट्रोल में जो है उसको रखें, जो कंट्रोल में नहीं है उसको रखने की कोई जरूरत नहीं है। काफी टाइम हम खामखा अपने आप को परेशान कर लेते हैं ओनली फॉर वन रीजन, जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, उसके बारे में बात करते। थोड़ा सा आगे बढ़ते। कंटिन्यूस लर्निंग। डू यू हैव अ बजट फॉर कंटिन्यूस लर्निंग? पॉइंट लिख लीजिएगा। सीखने का एक बजट बनाइए। कितने रुपए का? एनी अमाउंट इज गुड अमाउंट। कुछ एक चीज फ्री में भी कर सकते हैं। कैसे? Write down 3 topics that you want to learn. It could be anything. It could be related to health and fitness. It could be related to sales marketing. It could be digital marketing. It could be addressing sense. It could be just anything. लेकिन इसका बजट बनाइए।
डू वी स्पेंड फॉर आवर ओन लर्निंग? अगर हाँ, ग्रेट. अगर ना, बजट बना लीजिए. कितना? इट कुड बी 100 रुपीज ऑल्सो. एक बुक ले लेंगे, एक बुक पढ़ेंगे. पूरे साल में 100 रुपए का खर्चा तो हम कर ही सकते हैं. रादर इट इज अ इन्वेस्टमेंट. yes, आप उसके लिए प्रिपेयर्ड हैं या आप वो लेटेस्ट ट्रेंड के साथ आप मार्केट में चल रहे हैं? कुछ भी नया सीखेंगे ना, वो लाइफ में कभी ना कभी काम में आ जाएगा. क्या सीखना है? You decided, spend at least 10 minutes of time. I'm not asking for a big time. I'm saying 10 minutes of time from your daily routine and learn something new every day. I read around 70 books a year. हर साल में 70 बुक से ज्यादा पढ़ लेता हूँ. कल 5 घंटे का टाइम था. ये 5 घंटे में 2 बुक मैंने ऑलमोस्ट खत्म कर दी. और आपके पास बचाने के लिए जो है वो पैसा है कि समय है? क्या बचाना चाहिए? समय. क्यों? टाइम इज मनी. पैसा वापस आ जाएगा. अगर आज नहीं कमा पाए हैं, चला गया, वो कभी नहीं आएगा. सो वाइज सेल्समैन सेव टाइम. बचाना है तो आप टाइम को बचाइए. आगे बढ़ते हैं. लिखा आपने कंटिन्यूस लर्निंग में क्या सीखेंगे? देखिए, 2 चीज होती है पूरे सेमिनार में. एक तो समझ आनी, इंफॉर्मेशन होना, और इसको अप्लाई करना. इंफॉर्मेशन से कोई फायदा होता है? इंफॉर्मेशन होने से कोई फायदा होता है? है या ना? इंफॉर्मेशन से फायदा होता है. स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, ये इंफॉर्मेशन है. फिर सॉरी, हाँ, अगर लेंगे तो फिर क्या हुआ? ये तो इंफॉर्मेशन है ना. स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ. व्हाट इज एक्शंस? ना ऐसा बोलते हैं कि नहीं पीने वाले भी तो मर ही जाते हैं रोड एक्सीडेंट में. सो वी ऑलवेज ट्राई टू प्रूव अवर सेल्फ राइट. तो नॉलेज आने से कुछ नहीं होता है. नॉलेज वो है, इंफॉर्मेशन प्लस एप्लीकेशन इज इक्वल टू नॉलेज. अगर आपके पास सिर्फ इंफॉर्मेशन है, वो कोई काम की नहीं जब तक इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा. तो आज जो हम बात करने वाले हैं ना, वो सिर्फ सीखने वाली बात नहीं करने वाले. आज जो हम बात करने वाले हैं वो सीखना है और अप्लाई करना है. तो यहाँ पे मैंने कहा कि कंटिन्यूस लर्निंग यानी अभी आपको कुछ सीखना है. तो कल जाके आप शाम को अगर एक पेज पढ़ लेते हैं, एक छोटा सा वीडियो देख लेते हैं, एक छोटा सा ब्लॉग पढ़ लेते हैं और वो सीखेंगे, तो कहीं जाके सुधार होगा. बाकी ये कथा हो जाएगी. समझ रहे हैं? तो आप यहाँ पे बहुत सारी चीज लिखते रहिएगा. सेशंस में हम बहुत सारी एक्सरसाइज करवाएंगे. तो सेशंस में एक्सरसाइज आप करिएगा और जो जो चीज आपको अच्छी लगे वो उसके स्क्रीनशॉट्स मोबाइल में लिखना है, नोटपैड में लिखना है, वो आप लिख के इसकी समरी बना के जाइए. वेरी परफेक्ट सर. वो लर्निंग ही है और मैं आपकी बात के साथ सहमत हूं. लेकिन एक डेस्परेट गोल ओरिएंटेड लर्निंग भी रहता है. ये क्या है? मुझे यहां पहुंचना है. ये मैं सीख रहा हूं यहां पहुंचने के लिए. और दूसरा, मैं सीख रहा हूं क्योंकि मुझे वो चीज सामने आ जाती है तो मैं सीख लेता हूं. तो क्या पढ़ते हैं वो भी तो मायने रखता है. आप स्टारडस्ट पढ़ते हो, आप चित्रलेखा पढ़ते हो, आप अभियान पढ़ते हो, सफारी पढ़ते हो या स्कोप पढ़ते हो, वो भी तो मायने रखेगा. आप कौन सी यूट्यूब चैनल देखते हो वो भी तो मायने रखेगा. एक चैनल दिख गई, उसको हमने देख लिया, और एक चैनल है वो हम हमारे गोल को अलाइनमेंट के लिए पढ़ रहे. दोनों में बहुत अंतर है. बाकी वो टाइम पास बन जाएगा क्योंकि जिंदगी में उससे आप वो गोल हासिल नहीं कर पाएंगे जिसके लिए आप बने. तो क्या हो जाएगा? उसे हम सादे शब्दों में कहेंगे वो टाइम पास का साधन बन जाता है. वैसा हमें नहीं करना है. तो यहाँ पे पहली चीज आएगी कि हमें कंटिन्यू सीखते रहना है. दूसरी चीज है पीपल सेट गोल्स. नेपोलियन हिल का एक बहुत अच्छा बुक है. अगर आपको पढ़ने का शौक है तो बुक का नाम लिख लीजिए, 15 लॉज ऑफ सक्सेस. 1800 पेज की बुक है. घबराइएगा मत. अगर आप इतनी अच्छी बुक है कि आप पढ़ने बैठे तो आप इसको छोड़ नहीं पाएंगे. 15 लॉज ऑफ सक्सेस नेपोलियन हिल की है. मैनेजमेंट में जितनी भी बातें होती है ना, ये सारी बातें ये बुक को लेके होती है. ये बुक में से ही किसी ने कुछ ना कुछ सीखा हुआ है. इसका पहला लॉ ये कहता है कि जितने लोगों के वर्ल्ड क्लास टारगेट्स थे, नेपोलियन हिल जो ऑथर थे उन्होंने 15-20 वर्ल्ड क्लास लोगों का इन्होंने ऑब्जर्वेशंस किया, इनके साथ इंटरव्यू किए और इंटरव्यू से एक निष्कर्ष निकाला. ये ऑब्जर्वेशंस में कौन थे?
तो ये ऑब्जर्वेशंस में थे फायरस्टोन। फायरस्टोन यानी कौन है? नाम सुना है फायरस्टोन का? फायरस्टोन यानी ब्रिजस्टोन जो टायर था, ये ब्रिजस्टोन बाद में अमलगमेशन होके बन गया। पहले फायरस्टोन नाम के लोग ने ये प्रेशर वाला टायर बनाया था, जो हेनरी फोर्ड का अच्छा दोस्त था। तो ये नेपोलियन हिल ने हेनरी फोर्ड, फायरस्टोन, इसके साथ साथ थॉमस एल्वा एडिसन। थॉमस एल्वा एडिसन ने क्या खोज की थी? सॉरी ना, इलेक्ट्रिसिटी का। कैसी, एसी या डीसी? नहीं, हाँ डीसी किया था। एसी किसने किया था? निकोलस टेस्ला। लेकिन मेजोरिटी बच्चों को यह सिखाया जाता है कि जो हमारे पास लाइट की खोज है वो एडिसन ने किया था, जो गलत बात है। आप कभी भी देखेंगे तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे मुद्दा यह था कि उन्होंने ऐसे बहुत सारे लोगों का मुआयना किया और उसमें उन्होंने देखा कि जो लोग सक्सेसफुल है उनके सेट गोल्स। अभी वो तो उन्होंने ऑब्जर्वेशंस किया था, हम और आप कैसे मान ले? तो मेरा आपके साथ एक दावा है कि आपकी नजर में जो ऑर्गेनाइज्ड लोग हैं, जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो बहुत सक्सेसफुल है, आपकी नजर से उनको कभी जाके मिलिए। अगर आप उनको एनालाइज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जितने सारे लोग सक्सेसफुल बने हैं, वो सारे सक्सेसफुल, जिसको आप सक्सेसफुल मानते हैं, वो सारे सक्सेसफुल लोगों के लाइफ गोल्स हैं। हाँ या ना? ऐसे यहां मत बोलिए, ऑब्जर्व करके बताइएगा। 5 लोगों के नाम लिखिए। इट कुड बी योर डैड, इट कुड बी योर बॉस, इट कुड बी योर फ्रेंड्स, इट कुड बी योरसेल्फ आल्सो। अगर आपके गोल सेट है ना, तो आप आगे बढ़ेंगे। बिना गोल के लाइफ ड्रिफ्ट होती है, बिना गोल के लाइफ ड्रिफ्ट होती है। कृष्ण भगवान के जन्म से लेके सचिन तेंदुलकर तक सारे लोग जितने सक्सेसफुल हुए हैं ना, ये सारे सक्सेसफुल लोग कहीं ना कहीं गोल ओरिएंटेड रहे, टारगेटेड है, और उन्होंने टारगेट के ऊपर ही काम किया। तो आपकी लाइफ में 2 टारगेट मिनिमम होने चाहिए। एक प्रोफेशनल टारगेट, सेल्स बढ़ाना वगैरह, और एक पर्सनलाइज टारगेट। आप अपनी पर्सनल लाइफ में जो भी टारगेट रखना चाहते हैं टू बिकम एक्सट्रीम सक्सेसफुल, और ये दोनों गोल को सेट कर लीजिए। आपका जो पर्सनल टारगेट है ना, प्रोफेशनल टारगेट से फुलफिल होना चाहिए। एग्जांपल देता हूं छोटा सा समझने के लिए। आई वांट टू बाय मर्सिडीज, ये मेरा पर्सनल टारगेट है। प्रोफेशनल टारगेट क्या होगा? मैं सेल्स इतना कर लूं तो मुझे इतना इंसेंटिव मिलेगा, उससे मैं गाड़ी ले सकता हूं, राइट? अब ये दोनों गोल लिंक्ड है। तो जब मैं प्रोफेशनल गोल के लिए काम करता हूं ना, तो मुझे इतना एम्पावरमेंट नहीं मिलता है, कभी कभी थकान भी आ जाती है, बिजनेस है। तो आपको मोटिवेट क्या करेगा? पर्सनल गोल, मर्सिडीज बेंज याद आएगी तो आपकी थकान दूर हो जाएगी, आप वापस काम करने लगेंगे। सो हैव अ सेट टारगेट्स। तो यहां से ब्रेक में कम से कम एक टारगेट सेट कर लीजिए अपनी लाइफ का। है कितने लोगों का लाइफ में टारगेट सेट है? टारगेट कितने लोगों के? कम ऑन, रेज योर हैंड्स। है तो बताइए, नहीं है तो बताइए। ड्रीम नहीं है? ड्रीम किसे बोलते हैं? मुझे एक अच्छा घर लेना, ये ड्रीम है। मुझे गाड़ी लेनी है, ड्रीम है। मुझे 2030 तक एक बंगलो लेना है, ये टारगेट है। बंगलो कैसा होगा? ऐसा ही होगा, 5 BHK का एक बंगलो होना चाहिए। तो दैट इज डेडलाइन के साथ है, स्मार्ट है, स्पेसिफिक है, मेजरेबल है, टाइमली है, अचीवेबल्स है। ये सारी चीज आएगी, वो आपका गोल है। बाकी आप एक अच्छा विशफुल थिंकिंग करेंगे, इट मे नॉट वर्क, यू हैव टू वर्क फॉर दैट। और जितना बड़ा टारगेट होगा, इतनी रिस्क होगी, उतनी मेहनत लगेगी, उतना मेंटल टफनेस जरूरी है। एंड सेल्स पीपल मस्ट बी मेंटली टफ। सेल्स में सबसे ज्यादा रिजेक्शन हैंडल करना बहुत मुश्किल है। हाँ या ना? 1 दिन काम करते हैं, 2 दिन काम करते हैं, 3 दिन काम करते हैं, 10 दिन काम करते हैं, कोई इंक्वायरी नहीं आ रही है, कोई ऑर्डर नहीं आ रहा है, कहीं से प्रेशर आ रहा है, क्लाइंट का रिजेक्शंस आ रहे हैं, वहां पे प्रोडक्ट की नुक्स निकाली जाती है, कॉम्पिटिटर ऑर्डर लेके चला जाता है, बड़ी उम्मीद थी, वो उम्मीद वाला ऑर्डर भी नहीं आएगा, ऐसा पॉसिबल है। तब क्या काम करेगा? मेंटल टफनेस, पेशेंस। ऑल सेल्स पीपल नीड टू बी मेंटली टफ। हाँ, राइट सर।